अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। नैब अदालत से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। शहबाज शरीफ ने कारोबार से मुतालिक कुछ नहीं बताया। नैब में ऐसा कहा गया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन केस की समाअत करेंगे। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से जायद केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में जो है पेश किया जाएगा। नैब अकाम को जो है शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश करेंगे, जबकि नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आला के जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। जबकि नैब की जानिब से यह मौक़िफ़ बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट से बनाए, जबकि शहबाज शरीफ ने उसके फ्रंटमैन मुलाजिम और मनी चेंजर्स के जरिए जो है वो अरबों रुपए के जो असासे बनाए हैं। वो शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज नैब की जानिब से हाई कोर्ट से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और नैब की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है। जबकि इस अहम पेशी के मौके पर लाहौर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स को में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। एमए कॉलेज से सिविल सेक्रेटरीट तक तमाम रोड के जो है कंटेनर्स लगा के जो है बंद कर दिया गया है। जी, रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया नबील। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का इंदिया देते हुए कहा कि चाहे सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, तहरीक अब नहीं रुकेगी। नवाज शरीफ की तकरीर और एपीसी के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं। वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सजा मिली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं औचे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता, कोई गलतफहमी में ना रहे। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके एपीसी करारदाद की तौसीक कर दी गई। शहबाज शरीफ ने पहले कह दिया था जेल में हूं या बाहर, एपीसी फैसलों पर अमल होगा। जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफी है, ज्यादती है और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे, ना मानेंगे और ना ही इंशाअल्लाह झुकेंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मरीम नवाज के खिताब को फरमाइशी प्रोग्राम और विक्ट्री स्पीच करार दे दिया। बोले मरीम नवाज ने चचा की सियासत का धड़न तख्ता कर दिया। मरीम नवाज ने बता दिया शहबाज शरीफ मफाहमत की सियासत करते हैं। बोले चोरी को सियासी बयानी की जानिब मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने रटी रटाई कराए के तर्जुमान वाली तकरीर की, उन पर ताहीन अदालत भी लग सकती है। मरीम नवाज साहिबा की अगर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो ये एक टोटल फरमाइशी प्रोग्राम था। इसके अंदर ना ही वो गर्मी थी, ना ही गुफ्तार के अंदर वो चीज़ थी जो पहले, ना जज्बा, ना वो धार। और अगर आप इसकी पूरी चीज़ों को लेके थोड़ा सा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में जहाँ जाएं, जहाँ मैं समझता हूँ कि मरीम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग, अब ये नून है या शीन है, जो कोई भी है, जो सा भी ये हर्फ है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया। इसको पॉलिटिकल बयानिए की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है अपनी चोरी को। छोटे वाली मरियम जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उन्होंने आगे वो रटी रटाई तकरीर जैसे कि किराए के तर्जुमान करते हैं, वो आगे फरमा के चली गई। ये सोचा ही नहीं मेरी बहन ने कि उस पर कंटेम्प्ट भी लग सकती है, क्योंकि वो सीधा सीधा अदलिया के ऊपर हमला था। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरीम नवाज कौमी इदारों को मुतनाज़ बना रही है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम सीपैक के दुश्मनों का एजेंडा है। किसी कीमत पर मुल्क की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा और वो तमाम लोग जो चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन,
डिसऑनेस्टी, स्लगिशनेस, चोर बाजारी और मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं, वो जेलों की जीनत बनेंगे और जेलें पुररौनक होंगी। पूरी कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहबा ने ये नहीं बताया कि उनके चचा की जमानत क्यों कैंसिल हुई। अभी तक ना नवाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं दिया। मरियम साहबा ने कहा कि नून से शीन नहीं, शीन से नून नहीं। मैंने 31 दिसंबर और जनवरी की बात की है, कोई 20 मरतबा की है। मैं अपनी बात पे कायम हूं, शीन निकलेगी। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम हंगामी इजलास आज मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास में मुत्तहिदा ऑपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और APC की मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। 20 सितंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला के दौरा पाकिस्तान का दूसरा रोज। अब्दुल्ला आज इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इजलास से खिताब करेंगे। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शराजी से। जी ऑन बताइएगा। ऑन शराजी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला के दौरा पाकिस्तान का आज दूसरा रोज है। अब्दुल्ला आज इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इजलास से खिताब करेंगे। अफगान रहनुमा पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। अब्दुल्ला आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला के दौरा पाकिस्तान का आज दूसरा रोज है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास में सालाना निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी, जबकि पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट पर काबीना को पिटीशन भी दी जाएगी, जबकि मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के कयाम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान इजलास में जाहिर किया गया है और पाकिस्तान रेलवे की तंजीम नौ और बहाली के मंसूबे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के लिए वीजे के निजाम से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे, जबकि टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब और नाकारा बनाने के हवाले से इंक्वायरी भी पेश की जाएगी। विफाकी काबीना इस्लामाबाद क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की भी मंजूरी देगी। विफाकी काबीना ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तासीक करेगी। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 672 नए केस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,702 हो गई। वायरस के 22 मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद बताइएगा। आज मुल्क भर में कोरोना के बदतदरीज केसेस में इजाफा जारी है और आज पिछले 24 घंटे में 672 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद अब तक जो पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद जो है बढ़कर 3,11,500 तक जा पहुंची है। अगर पिछले 24 घंटों में देखा जाए टेस्टों के हवाले से तो तशखीसी टेस्ट जो है 32,665 जो है वो किए गए हैं और अमवात भी पिछले 24 घंटों में 8 हो चुकी हैं। केसेस के हवाले से देखा जाए तो सिंध में सबसे ज्यादा केसेस जो है वहाँ से सामने है, जहाँ से 1,36,395 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि पंजाब से 99,292 केसेस हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 37,727 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में
15,177 केसेस की जो अब तक है वो NCOC की जानब से तस्दीक की गई है। इस्लामाबाद से देखा जाए तो 16,532 केसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 3,730 केसेस की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। आजाद कश्मीर से भी जो कोरोना के मरीजों की जो है सामने आने का सिलसिला जारी है और 2,663 की अब तक जो है इनकी तस्दीक हो चुकी है। और तशखीसी टेस्टों के हवाले से देखा जाए तो अब तक जो है मुल्क भर में 34,82,206 कोरोना के जो है तशखीसी टेस्ट अब तक जो है किए जा चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। कोरोना के खिलाफ आलमी इदारा सेहत गरीब ममालिक का सहारा बन गया। आइंदा माह से कोरोना के 12 करोड़ तशखीसी टेस्ट फराहम करने का ऐलान कर दिया। टेस्ट के नताइज 30 मिनट में सामने आ जाएंगे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह कहते हैं $60 करोड़ की स्कीम से कम और दरमियानी आमदनी वाले 133 ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। इन टेस्ट के नताइज 15 से 30 मिनट में आ जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि ये टेस्ट सस्ता, तेज और आसान है। टेस्ट की तकसीम का अमल आइंदा माह से शुरू किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन और हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया और अमरीका में केसेस की तादाद बढ़ने लगी, जबकि भारत में भी कोरोना वायरस की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हैदराबाद में पहली से 8वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो गया। सैनिटाइजर, स्प्रे और मास्क लाजमी करार दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब अली। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक पहली जमात से 8वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वबा के तकरीबन 6 माह बाद तदरीसी अमल के दूसरे मरहले में पहली जमात से 8वीं जमात के तुलबा और तालबात को स्कूल आने की इजाज़त मिल गई। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में हुकूमत की जानिब से बनाई गई SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। स्कूल के दरवाजे से दाखिल होते ही तुलबा और तालबात का थर्मल गन से बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, जबकि क्लासरूम्स और स्कूल में मास्क को लाजमी करार दिया गया है। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए असातिज़ा ने बताया कि स्कूल्स में महकमा सेहत की हदायत के मुताबिक तमाम SOPs को भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। हमने तमाम SOPs पर अमल किया। सैनिटाइजर रखें, स्प्रे मशीन रखी है, थर्मल गन के जरिए बच्चों का टेम्परेचर चेक किया। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है इस स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने एक प्लानिंग के तहत इनको अल्टरनेट क्लासेस के हवाले से इसको शेड्यूल करके और कोशिश की है। इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा स्कूल जो है वो इस तरह से जो है वो चलता रहे। 6 माह से घरों में बंद बच्चों ने भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। स्कूल खुलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है कि बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। स्कूल खुलेगा, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है, लेकिन हम दोबारा SOPs पे अमल करके स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरोना वबा में कमी के बाद जहां हुकूमत ने तालीमी अदारे खोले हैं, तो वहीं वालिदैन और असातिज़ा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों को हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करवाएं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में कोरोना SOPs के तहत तदरीसी अमल जारी है। क्लासरूम्स में भी बच्चों को समाजी फासले का ख्याल रखकर बिठाने के इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम स्कूल्स जो हैं 6th क्लास से मैट्रिक तक के तमाम स्कूल जो है खुले हुए हैं। मतलब स्कूल्स में SOPs का मुकम्मल तौर पे जो ख्याल रखा जा रहा है। ख़ास तौर पे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यहाँ पे हम ये देखने में आ रहा है कि मुकम्मल तौर पे बिठाया जा रहा है। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल में दाखिल होते हुए बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे एक सर मौजूद है, सर शफीक, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि बच्चे तकरीबन 6 से 7 महीने बाद आए हैं, तो इस नुकसान को अब कवर करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर दिया गया है। तो इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस को देखा जाए तो जो नेक्स्ट वाले मंथ्स है उसमें कवर अब किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया है। तो ये बेटर है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं कि अगर स्मार्ट सिलेबस हो गया है तो नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये स्टूडेंट जाएंगे तो इनका कंसेप्ट पीछे वाला क्लियर नहीं होगा। जो बेसिक उन्होंने चीज़ें दी
ہیں اور کچھ کٹوا دی ہیں, تو اس چیز سے اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا بہت نقصان ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اسمارٹ سلیبس کا, بیکاز کافی چیزیں کٹ ہو گئی ہیں, جو چیپٹرز ہیں ان کو کم کر دیا گیا, شارٹ کر دیا گیا, تو جو مین ٹاپکس ہیں وہی دیے گئے ہیں, باقی جو گرپ ہوگی اسٹوڈنٹس کی وہ ذرا شارٹ ہو جائے گی. جیسا آپ نے گفتگو سنی کہ اسمارٹ سلیبس کے تحت بچوں کو تیاری کروائی جا رہی ہے تاکہ بچوں کا جو نقصان ہے وہ مکمل کیا جا سکے. گورنمنٹ کی جانب سے جو ایس او پیز رکھے گئے تھے, کورونا ایس او پی جو رکھے گئے تھے, اسکول سے مالکان اور ٹیچر جو ہے ان کو مکمل فالو کر رہے ہیں تاکہ بچوں کا مزید نقصان بھی نہ ہو اور کورونا وائرس بھی مزید نہ پھیلے. جی صحیح, بہت شکریہ نبیل ندوی اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر دیں آپ کو, چیچا وطنی روڈ پر کمالیہ راوی پل کی قریب خوفناک حادثہ پیش آیا. تیز رفتار ٹرالر کار کے اوپر الٹ گیا. ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین, 2 مرد اور 1 بچہ شامل ہے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں, چیچا وطنی روڈ پر کمالیہ راوی پل کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا. حادثہ کے نتیجے میں تیز رفتار ٹرالر کار کے اوپر الٹ گیا. ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین, 2 مرد اور 1 بچہ شامل ہے. حکومتی احکامات کے باوجود وہاڑی کے متعدد سرکاری سکولز میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی جاری ہے. ضلعی افسران صرف شہر کے سکولز میں فوٹو سیشن کر کے اعلیٰ افسران کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دینے لگے ہیں. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم. ایک طرف حکومت کی طرف سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, وہیں دوسری جانب وہاڑی کے متعدد سرکاری سکول میں ان ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. شہر کے وسط میں موجود سرکاری سکول میں طلبہ فیس ماسک اور سماجی فاصلے کا بالکل خیال نہ رکھتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, اور دیہی علاقوں کے سرکاری سکول میں تو کورونا ایس او پیز پر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اساتذہ نے بھی سماجی فاصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے طلبہ کو فیس ماسک کے بغیر درجنوں کی تعداد میں اکٹھے بٹھا رکھا ہے. متعدد اسکول میں اساتذہ خود بھی بغیر فیس ماسک لگائے بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہیں. اساتذہ اور ضلعی افسران کی اس لاپرواہی سے وہاڑی کے اسکول میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات منڈانے لگے ہیں, جبکہ محکمہ تعلیم کے ضلعی افسران صرف شہر کے اسکول میں فوٹو سیشن کر کے اعلیٰ افسران کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے ہیں. کیمرامین شہزاد مغل کے ساتھ محمد ندیم لک, سچ نیوز وہاڑی. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں مارکیٹ میں نہ ہونے کے باعث طلباء اور طالبات مشکلات کا شکار ہو گئے. 9ویں اور 10ویں جماعت کے فزکس, میتھس, اردو, انگلش کی کتابیں مارکیٹ سے غائب ہو گئی. اسی پر رپورٹ کریں گے کراچی سے شہزادہ معین. سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی 9ویں اور 10ویں جماعت کی کتابیں فزکس, کیمسٹری, میتھ, انگلش مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ والدین بھی اردو بازار میں کتابیں ڈھونڈتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم 8 ماہ کا جو وقت ملا تھا اس دوران کتابیں پوری کر لیتے, لیکن اب اسکول کھلنے کے بعد بچوں کے کورسز بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. جب اسکول کھولے تو پہلے انہیں سوچنا چاہیے نا سب کچھ کہ وہ کریں, اس کام کو پہلے انجام دیں, کیونکہ اسکول 8 مہینے بعد کھلے. یہاں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کوئی بھی کتابیں لوگ پرچیاں لے کے گھوم رہے ہیں, ہم بھی 2.5 گھنٹے سے گھوم رہے ہیں یہاں پر. کسی قسم کا کوئی جو ہے انتظام ہی نہیں ہے سندھ حکومت کی طرف سے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ جو بکیں ہیں اس کو جلدی سے پرووائڈ کرے تاکہ اسٹوڈنٹس وغیرہ ان کو آسانی ہو. ویسے ہی کم ٹائم رہ گیا, کچھ مل ہی نہیں رہا یہاں پہ, 9 میٹرک کا کچھ ہے ہی نہیں. والدین نے کتابیں مارکیٹ میں لائی جائیں تاکہ بچوں کی پڑھائی میں حرج نہ ہو. 9ویں اور 10ویں جماعت کی جو ہے کتابیں مارکیٹ میں موجود نہ ہونے کے باعث طلبہ اور طالبات کا مستقبل خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ شہزادہ معین, سچ ٹی وی, کراچی. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. مزید جانیں گے عطا حسین سے. جی عطا, بتائیے گا. جی دیکھیں, بالکل کے الیکٹرک کی ہردرمی جو ہے وہ برقرار ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 10 سے 12 گھنٹے کی جا رہی ہے, جس کے باعث شہری شدید پریشان ہیں. جن علاقوں میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی ان میں نیو کراچی, نارتھ ناظم آباد, سرجانی, اورنگی, فیڈرل بی ایریا, لائنز ایریا, جمشید ٹاؤن اور اس کے اطراف کے دیگر علاقے شامل ہیں. جبکہ لیاقت آباد, گلستان جوہر, گلشن جمال, گلشن اقبال سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے
ہے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے شہری شدید پریشان ہے۔ اس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ شہریوں کے اوپر جو دوسرا عذاب ڈالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے، وہ ہے اوور بلنگ کا۔ جب 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے ہاتھوں میں بھاری بھرکم بل جو ہے وہ تھما دیے جاتے ہیں، جس سے شہری مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ دیکھنے میں آ گئی، کیونکہ شدید گرمی ہے، گرمی کے ستائے شہری ویسی کہ الیکٹرک کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اوپر سے جو ہے وہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ لائٹ ہوتی نہیں ہے، پانی کی موٹر کس طرح چلے گی، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں پھر ٹینکر ہے وہ خرید کر پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوور آل صورتحال کی بات کریں تو اب بھی شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں کی بجلی ابھی بھی نہیں ہے، اور 10 سے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جو ہے وہ جاری ہے، جس کے باعث شہری شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی میں روز بروز اضافہ جاری ہے۔ چینی، دالیں، آٹا اور سبزیاں سب غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ مزید جانیں گے عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی جو مافیا ہے مہنگائی کرنے والی، اس کے خلاف اقدامات کا جو ہے ہر روز کئی مرتبہ جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خاص طور پر چینی، جس کے خلاف جو ہے کمیشن بھی بنایا گیا، لیکن وہ ابھی تک چینی جو ہے وہ اس کے ریٹ جو ہے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی جو ہیں، دالیں ہیں، آٹا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے دام کم ہوئے ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت میں لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے وہاں پر موجود ہوں، یہاں کے ایک تاجر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں، یہ پچھلے اگر بات کی جائے، یہ دالیں، چینی اور آٹا، کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چینی بہت مہنگی ہوئی ہے۔ چینی کی طرف روز ٹی وی میں دیکھتے ہیں ہم کہ چینی کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کے ریٹوں پہ بات کی جاتی ہے، مگر عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ سبسڈی دے رہے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں تو پھر وہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ چینی بکنی چاہیے نا، عوام کو ملنی چاہیے، مگر وہ ملتی ہی نہیں ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہاں پر چینی کیا حساب ہے؟ اور لوکل مارکیٹ کے اندر جو چینی ہول سیل میں گاڑیاں اگر ہم خریدتے ہیں تو اس میں ریٹ 90 روپے ہے، تو یہاں پہ جو چینی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے وہ 95 روپے ہے۔ یہ تاجر رہنما میرے ساتھ موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ چینی جو ہے آئندہ بھی اب سستی ہونے کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو مہنگائی کرنے والی مافیا ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو اشیاء ہیں، دالوں سے لے کر سبزیاں، کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی، تمام کے ریٹ جو ہے انتہائی زیادہ ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی انتہائی اجیرن بن کر رہ گئی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عبدالقدیر رانا۔ ملتان کی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب آٹا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، جبکہ گھی دستیاب ہی نہیں۔ عوام کا سارا دن ایک سے دوسرے یوٹیلیٹی سٹورز پر دھکے کھانے میں گزر جاتا ہے۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، صورتحال ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آٹا دستیاب نہیں، چینی بھی نہیں ملتی، اور گھی کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں ملتان کے عوام، اور جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس کا رونا الگ ہے۔ عوام سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو کہ سستی اشیاء جہاں سے ملتی تھیں اب کیوں نہیں ملتی، اور کتنے عرصے سے عوام پریشانی کا ان کو سامنا ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ کو چیزیں ملی ہیں یا نہیں مل رہی؟ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو کافی عرصے سے گھی، چینی اور گھی خاص طور پہ آٹا، جو روزمرہ استعمال کی کافی استعمال کی چیزیں ہیں جو روز استعمال ہوتی ہے وہ نہیں دستیاب ہو رہی، اور باقی جو چیزیں تھوڑی بہت دستیاب ہیں وہی مہنگے ریٹ پہ مل رہی ہے۔ کافی یوٹیلیٹی اسٹور پھر جی ہر جگہ یہ کہا گیا کہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی سپلائی، تو جب آئے گی کوئی پتہ نہیں، آج آئے گی، مہینے بعد آئے گی، سال کے بعد آئے گی، جب آئے گی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو عوام مایوسی اس حوالے سے ہم جی بالکل، عوام خاصے ان کو مایوسی کا سامنا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر کم از کم اشیاء کی جو فراہمی ہے اس کو ممکن کیا جائے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے سستی اشیاء کا حصول اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں من پسند اضافے کا تسلسل نہ رک سکا۔ منافع خوروں نے کوئٹہ میں ٹماٹر کے 1 کلو گرام کی قیمت 110 روپے مقرر کر دی ہے۔ شہری شدید تشویش کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغنی کاکڑ۔
गुज़श्ता 3 माह के दौरान वादी कोयटा में जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 150% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशिया की तरह मुनाफाखोरों ने अब टमाटर की कीमत में भी मनपसंद इजाफा कर दिया है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई है। ताहम इस इजाफे की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं की गई हैं। हर चीज आसमान से बातें करने लगी। जो गरीब आदमी के पहुंच में था सब्जी, वो भी काफी दूर हो चुका है आवाम के पहुंच। यहाँ पे प्रेस कंट्रोल कमेटी नहीं है, यहाँ पे हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कंट्रोल करने वाले कोई। गवर्नमेंट जो रेट अनाउंस करती है, ये सब्जी वाले कारोबार वाले इस पे अमल नहीं करते। अगर ऊपर से कोई रेट आता है तो ये वही रेट नहीं चलाते। अगर गवर्नमेंट 20 रुपया कम करता है तो ये 50 रुपया ज्यादा करते ऊपर से। जो ग्रांड फरोश है, इनके खिलाफ एक्शन ले, मतलब ने एक टीम इसके लिए खसूसी बनाए। शहरी कहते हैं कि मौजूदा मखलूत हुकूमत ने सूबाई दारुल-हुकूमत में लोगों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है और मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। पिछले हुक्मरानों में आप देख ले, ये इस तरह तो बिल्कुल था ही नहीं जैसे कि आजकल के हुक्मरानों के हालात हैं। अमीर गुजारा कर सकता है, गरीब गुजारा नहीं कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सस्ताई हो जावे गरीब लोग के लिए। ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर की दरामदात में गैर मामूली कमी भी है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। सिंध के वजीर बल्दियात और इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह ने कि इलेक्ट्रिक गैस महंगाई और विफाक के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। KDI, KMC और DMCs को भी बेहतर करने का दावा। कहा, एक रोज कबल नाम निहाद कौम परस्त जमात ने रैली निकाली है। मुल्क दुश्मन नारे लगाए गए, ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे रैलियां निकाली। बिल्कुल रैलियां निकालने का हक है, लेकिन लिसानियत को न फैलाया जाए। अब कल एक रैली निकली जिसने उससे भी बढ़कर बात की, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे और उसको रंग कुछ और दिया गया। कोई उसमें नाम नेहाद कौम परस्त आकर कहते हैं कि जी हम ये सिंध की वहदानियत के लिए निकाल रहे हैं, और उस पर नारे क्या लग रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ के। उस पर नारे क्या लग रहे हैं कि अल्ताफ भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे उनके जो मकरू अज़ाइम हैं, उन नाम नेहाद कौम परस्तों के जो एजेंट हैं, आलाकार हैं, उनके सामने आ गए कि वो अपना जो किसके साथ मिला रहे हैं अपने आप को, और ये सिंधु देश जनापुर को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। लाहौर में तरक्याती कामों पर खतीर रकम खर्च की गई, लेकिन बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे खड्डे किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, पंजाब के दिल लाहौर में जो है वो तरक्याती कामों पर एक खतीर रकम खर्च की गई है। गुज़श्ता अदवार में लाहौर को जो है वो पेरिस बनाने के दावे भी किए गए, लेकिन लाहौर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार है, जिनकी बायस जो है वो जो शहरी शदीद हादसा का सबब भी बन रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, टूट फूट का शिकार है सड़कें? सर जी, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, खासतौर पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर आए दिन कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई बच्चे गिर जाते हैं, कोई फैमिली के साथ जा रहा होता है। कितनी मरतबा मैंने खुद देखा है गिरने का, प्रोग्राम अंदर से बन जाते हैं। और यहाँ पर नहीं, आगे अब अंदर जाएँ तो जगह जगह टूट फूट का शिकार है। और जो सीवरेज लाइन है वो आए दिन हमारे घरों के बाहर पानी खड़ा होता है। अब थोड़ा सा अंदर आएंगे आपको पता लगेगा, जगह जगह घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है, इतना का पानी होता है यहाँ पर। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि बताइएगा क्या कहेंगे, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है? ये तो इसमें ये है कि हुकूमत तो है वो अपने फ़ंड जारी करती है, लेकिन यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो फ़ंड जारी कर देती है, लेकिन वो चेक नहीं करते कि रोड्स बन रहे हैं या नहीं। जो आगे से कमेटी वाले हैं, वो जो उनका दिल करता है वहाँ से रोड बना देते हैं, जहाँ से उनका नहीं दिल करता वो खुद ही इनके खा जाते हैं और इस तरह नहीं बनाते। अकेला ये रोड नहीं, इस तरह लाहौर में काफ़ी जगह है यहाँ पे इस तरह रोड टूटे हुए हैं और रोज़ बहुत से हादसा होते हैं। अभी यहाँ से जाए तो आगे रास्ते में बहुत खड्डे भी हैं, जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का नहीं पता चलता आगे से, और हादसा हो जाते हैं। तो जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हुकूमत तो कह देती है हमने फंड्स दिए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब तक वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा।
میرے عقب میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یتیم خانہ چوک پر ہم موجود ہیں. بالکل میرے جو دائیں جانب سڑک ہے وہ بنائی گئی ہے، مگر جو میرے بائیں جانب سڑک ہے وہ ابھی تک نہیں بن سکی. شہری حکومت سے نالا بھی ہے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور جس طرح سے لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے کیے جاتے گئے ہیں، اس طرح سے وہ دعوے بھی جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. جی صحیح، بہت شکریہ فرحان اعجاز. اوکارا میں 7 نمبر چورنگی میں جی ٹی روڈ پر علاقائی کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے قائم فلڈ ڈیپو شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. بدبو اور تعفن سے تنگ شہری سراپا احتجاج بن چکے ہیں. مزید جانیں گے شاہد کھوکھر سے. جی شاہد. جی بالکل، اس وقت میں اوکارا چنگی نمبر 7 پر موجود ہوں اور ہمارے پیچھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہاں پر عرصہ دراز سے یہ ایک ڈیتھ پوائنٹ بنایا گیا ہے. اسی حوالے سے یہ جو مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. سر ایسا ہے کہ یہ 2012 سے فلڈ ڈپو یہاں پہ قائم ہے اور متعدد بار میں اپلیکیشن دے چکا ہوں ڈی سی او صاحب کو، ٹی ایم او صاحب کو، لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. آپ پیچھے دیکھ لیں یہاں پہ کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے. ابھی دوپہر کا وقت ہے، ابھی اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. میں تقریباً میرے خیال سے 2012 سے لے کے یہ 2020 جا رہا ہے. میرے خیال زیادہ نہیں تو میں نا 15 بار اپلیکیشن دے چکا ہوں وقفے سے، لیکن یہ اب آتے ہیں 2-4 ٹرالیاں اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو فلیٹ ڈپو یہاں پر بنایا گیا ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ ایریا ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ایک تو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، دوسرا بدبو اور تعفن کا شکار ہیں. بہت شکریہ شاہد آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنوبی وزیرستان میں امن دشمنوں نے وطن کے محافظوں پر حملہ کیا جس سے کیپٹن عبداللہ شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا. کا پھر وطن کے امن پر وار، دھرتی ماں کے سپوت نے کی وطن پر جان نثار. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں دہشت گردوں نے فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن عبداللہ ظفر نے جامع شہادت نوش کیا. دہشت گردوں کے ساتھ کیپٹن عبداللہ ظفر نے بہادری سے مقابلہ کیا. 25 سال کے کیپٹن عبداللہ ظفر شہید کا تعلق کوہاٹ سے ہے. واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں حکمران جماعت تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا. MWM میں حکومتی اتحاد میں شامل ہو گئی. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہم بھی کبھی بھی مقامی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کی. وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں کسی قسم کی مہم جوئی نہیں کی. ہم نے گلگت بلتستان کے بجٹ میں اضافہ کیا. گلگت بلتستان معاشی نقطہ نگاہ سے اہم خطہ ہے. آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان معاشی ہب ثابت ہوگا. ہم نے گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس میں ریکارڈ اضافہ کیا. یہ وہ خطہ ہے جو کہ سی پیک کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہمارے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی معاشی نقطہ نظر سے بھی ایک انتہائی اہم خطہ ہے. وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کے تمام شہریوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ گلگت کے انضمام کے لیے عالمی ماہرین، وکلاء اور حریت کانفرنس سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کو پہچانے. ہیلتھ کے حوالے سے گلگت بلتستان کی 100% آبادی کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کا ہر فیملی ہر سال علاج کر سکے. گلگت بلتستان میں مزید اسپتال بنائے جائیں گے، بجلی کے مسائل حل کریں گے اور سیاحت کے لیے 2 ارب روپے کے آسان قرض دیے جائیں گے. تقریب سے خطاب میں MWM کے رہنما ناصر شرازی نے حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا، جبکہ گلگت بلتستان کے رہنما نے مشترکہ طور پر چنے گئے امیدواروں کا اعلان کیا. حلقہ 6 فنزا 1 کرنل عبید اللہ بیگ صاحب، حلقہ 7 سکردو 1 راجہ محمد زکریہ خان مکھون صاحب. گلگت بلتستان کے سیاسی رہنماؤں نے وفاقی حکومت کی جانب سے انتخابات کے انتظامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے صوبے بنانے کی کوشش کی تعریف کی. راولپنڈی میں تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں قتل کی اندھوناک واردات، 3 بہنوں اور ایک بھائی سمیت ایک ہی گھر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہے. بوڑھی ماں نے اعلی حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے. راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کمال دین میں دیور نے ناراض بھابھی کے گھر میں خون کی ہولی کھیلی.
पुलिस के मुताबिक इरज नामी खातून अपने शौहर खुरम से तलाक लेना चाहती थी, जिस पर उसके देवर गुलाम अब्बास ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से हैदर, सबाहत इरम, फायजा किरण और हिरा नौशीन जान की बाजी हार गईं, जबकि इरज नामी खातून जख्मी हुई, जिसे रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिद्दत गम से निढाल वालदा का कहना है कि बच्चों के कातिल को सजा दी जाए, खुदा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि वाकई की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस की टीम्स जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगी। खबर दें आपको, चीचावतनी में सिविल जज बदियुज्जमा की पुरस्कार हलाकत। तबी इमदाद की कॉल पर घर गए तो दम तोड़ चुके थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की हतमी वजह मालूम होगी। आपको बताएं, चीचावतनी में सिविल जज बदियुज्जमा की पुरस्कार हलाकत हुई है। तिब्बी इमदाद की कॉल पर घर गए तो दम तोड़ चुके थे। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की हतमी वजह मालूम होगी। मोटिव ज्यादती केस में तहकीकात जारी है, लेकिन पुलिस किसी नतीजे तक न पहुंच सकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए CCPO लाहौर उमर शेख मरकजी मुलजिम आबिद का नाम ही भूल गए। लाहौर मोटरवे केस की तहकीकात में कोई पेशरफ सामने न आ सकी। CCPO लाहौर की ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक के इजलास में उमर शेख ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांगी। ब्रीफिंग के दौरान अरकान ने CCPO की खूब क्लास ली, जिस पर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि 56 साल उम्र है, यादाश्त भी इसी हिसाब से है। पहले भी एक कमेटी में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका हूँ। एक बार फिर मुश्तरका इजलास के सामने खड़ा कर दें, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। उन्होंने बताया कि मोटरवे ज्यादती केस में जियो फेंसिंग, DNA फाइलिंग और फिंगरप्रिंट्स टेक्नोलॉजी समेत 5 टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई। कुछ बोलूं तो धमाका न हो जाए। चीफ जस्टिस को बता चुका हूं जिम्मेदार कौन है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। डेंगू की निशानदही, खात्मे और कंट्रोल के लिए घरों की निशानदही का फैसला कर लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। डेंगू से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद में इंतहाई हसास इलाकों की 3 तरह से निशानदेही होगी। पहली कैटेगरी में गुज़िश्ता 5 साल निशानदेही पाए जाने वाले मरीज होंगे। दूसरी कैटेगरी में ऐसे मकामात जहां डेंगू का लार्वा पाया जाए, और तीसरी में तंग घरों की निशानदेही होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सेक्टर G7, F6, I11, I10, I8 को इंतहाई हसास करार दिया है, जबकि सेक्टर G7 में कच्चे मकान और कच्ची आबादियों की ज्यादा मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सेक्टर G6 और G8 में इलामा इकबाल टाउन, मुशर्रफ कॉलोनी, मिस्कीन कॉलोनी, 66 क्वार्टर को एहसास करार दिया गया है, जबकि जयसालिक कॉलोनी की कच्ची आबादी की भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। MCI ने घरों के बाहर 3 रंगों के स्टिकर्स लगाने का फैसला किया है। हेल्थ सोर्सेज की जानिब से सब्ज, पीले और लाल रंग के स्टिकर्स लगाए जाएंगे। स्टिकर्स डेंगू के मरीज, लार्वे और बचाव के लिए स्प्रे की निशानदही करेंगे। इनसे मॉनिटरिंग और डेंगू से बचाव और फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम तारीखी विरसा 7 सहेलियों का मज़ार हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस तबाही का शिकार होने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हाज रियाज। दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम ये है 7 सहेलियों का मज़ार, जिसे सिंधी जबान में सत्तिन जो आस्थान भी कहा जाता है। इस पहाड़ी के लिए एक मशहूर कहावत है कि 7 बीवियां जो कि आपस में सहेलियां भी थी, एक जालिम बादशाह से छुपने के लिए इस पहाड़ी पर पनाह ली, और जब वो बादशाह इन 7 खवातीन को ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी पर पहुंचा तो पहाड़ी फट पड़ी और खवातीन इस पहाड़ी में दफन हो गईं। कहावत के मुताबिक अल्लाह ने खवातीन की इज्जत महफूज रखी और वो जमीन के अंदर चली गई। इस सारे वाक़े का कोई भी तारीख में सुराख नहीं मिलता। लैंसडाउन पुल के करीब कायम छोटी सी पहाड़ी पर बखर के गवर्नर रहने वाले अबुल हसन नमकीन और इनके खानदान के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो कि मुगल फन तामीर का शाहकार हैं। पाकिस्तान से भी कई 100 साल पहले के वहाँ उन्होंने कब्रें बनाई हुई है। कब्रें तो खैर उनके नीचे हैं, जो ऊपर उन्होंने बनाए हैं। तो आप ये देखें कि वो दिन ब दिन तबाह हो रहे हैं। मुझे इत्तेफाक है, जाना हुआ सत्यंज आस्थान पे, तो वहाँ जो दीवारें हैं वो दीवारें गिर रही हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं है, ईंटें गिर रही हैं उसकी। तो ऐसी कीमती चीजें जो हैं
उसका हमारे पास जो है ना वो न तो कदर है न इज्जत है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कौमी व तारीखी वर्से को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं, सहूलियात फराहम करने के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी कब्जे भी खत्म कराए जाएं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।